Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our first chapter from economics, that is development. So students, अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. देन उसके बाद हमने देखा था अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या था, दैट जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं दैट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. हमने क्या पॉइंट देखा था, दैट डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होते हैं. देन उसके बाद वी सॉ दैट डेवलपमेंटल गोल्स में एक चीज़ कॉमन होती है ना. हमने देखा इंडिविजुअल डेवलपमेंट में एक चीज़ कॉमन थी, दैट एवरी पर्सन वॉज एमिंग टू अर्न हायर इनकम. हर एक पर्सन का एम क्या था कि हायर इनकम्स उनको अर्न करनी है. इनकम के अलावा भी देयर वेर अदर इम्पॉर्टेंट गोल्स. कौन से गोल्स थे इनकम के अलावा? फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. दिस वेर दी अदर इम्पॉर्टेंट गोल्स जो एक पर्सन, जो एक इंडिविजुअल अचीव करना चाहता है. देन उसके बाद हम लोगों ने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. वी सॉ दैट जैसे इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट के लिए, इन द सिमिलर मैनर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन के लिए हो सकता है दैट पोवर्टी ख़त्म होगा तो कंट्री डेवलप होगा. फॉर द अदर पर्सन इट में बी कि अगर करप्शन ख़त्म होता है तो कंट्री डेवलप होगा. फॉर थर्ड पर्सन इट में बी दैट अगर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं है तो डेवलपमेंट होगा. सो इन शॉर्ट ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है आपको, दैट डिफरेंट लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट के गोल्स भी डिफरेंट होते हैं. नाउ अगर ये गोल्स डिफरेंट हैं तो हम कंट्रीज़ को या स्टेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं. करेक्ट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इफ़ द गोल्स आर डिफरेंट, अगर लोगों के पॉइंट्स अलग हैं तो कंपेयर किस बेसिस पर किया जाता है. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज लेते हैं एंड उन क्राइटेरियाज के डेटा को कंपेयर करते हैं. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या लिया हुआ है यहाँ पे, इनकम. जैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट में इनकम इम्पॉर्टेंट होता है, इन द सिमिलर मैनर नेशनल डेवलपमेंट में भी इनकम इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. नाउ सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि कौन सी कंट्री रिच है या डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है. तो वो किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. Countries with higher income are considered as developed and rich country. Countries with lower income are considered as underdeveloped and poor country. क्यों? Because income से हम लोग बहुत सी चीज़ें परचेस कर सकते हैं. Getting money से हम बहुत सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं. तो इट इज़ assumed that कि अगर आपकी कंट्री में एवरेज इनकम ज़्यादा है तो आपके कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर रहेगा. क्लियर. सो ये पहला पॉइंट था जिससे हम कंपेयर करते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज. हम सिर्फ इनकम के बेसिस पर कंट्रीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने इन क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ा था. हमने 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल लिया था, हरियाणा, केरला और बिहार. दिस वेर द 3 स्टेट्स जिसका डेटा हमने कंपेयर किया था एंड हमने फाइनलाइज किया था कि कौन सा स्टेट बेटर है. सो एक बार उसको रिकॉल करते हैं. सबसे पहले टेबल में आपको इनकम के रिलेटेड डेटा दिया हुआ है. सबसे पहले टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, डेटा रिलेटेड टू दी इनकम. हरियाणा, केरला और बिहार. अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो वी कैन फाइंड कि हरियाणा का इनकम सबसे हाईएस्ट है. सो अगर हम इनकम के हिसाब से देखें तो बेटर प्लेस टू लिव क्या हो गया, हमारा हरियाणा है ना. अगर हम इनकम के हिसाब से देखते हैं तो हमारा तीनों स्टेट्स में बेटर प्लेस कौन सा है, हरियाणा. बट एज आई टोल्ड यू कि इनकम के अलावा और भी डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, तो हम उन क्राइटेरिया के बेसिस पर भी कंपैरिजन करेंगे. तो इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं. तो आप देख सकते हो कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, जो शो करता है कि हेल्थ वाइज केरला इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव. अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे तो केरला का लिटरेसी रेट भी हाई है. तो दिस शोज़ कि एजुकेशन वाइज इज़ ऑल्सो केरला अ बेटर प्लेस टू लिव. सो अगर हम कंपैरिजन करते हैं
हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों का, तो अगर हम देखें तो हमारे लिए बेटर प्लेस टू लिव कौन सा है? केरला रेदर देन हरियाणा। दो केरला में इनकम थोड़ा कम है लेकिन हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ा था। वी सॉ दैट के मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। हमने देखा था हरियाणा में ज़्यादा इनकम है फिर भी हरियाणा में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ सही नहीं हैं। तो ये किस वजह से है? बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अकेले डिमांड करने से आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कलेक्टिव डिमांड करनी पड़ेगी। केरला में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन, इन सब की कलेक्टिव डिमांड ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे हेल्थ परसेंटेज एंड एजुकेशन परसेंटेज बाकी के स्टेट से बेटर है। दो हरियाणा में आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन कलेक्टिव डिमांड हेल्थ और एजुकेशन को लेकर कम है, इसीलिए वहाँ पर हमें प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हम देखेंगे इस टॉपिक में कि हेल्थ से ज़्यादा इनकम से ज़्यादा हमारे लिए और कौन से दो इंडिकेटर्स इम्पॉर्टेंट हैं। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criterions. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. What we need is a small number of most important things. Health and education indicators such as the one we used in comparison of Kerala and Haryana are among them. Over the past decades or so, health and education indicators have come to be widely used along with the income as the measure of development. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि दो इनकम इम्पॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ इनकम के बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और भी अदर क्राइटेरियाज हैं। अगर ऐसे हम क्राइटेरिया की लिस्ट बनाने जाए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अगर बहुत सारी चीज़ें होंगी तो फिर से कंपैरिजन करने में मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? वी हैव टू डिसाइड कि कौन से क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन क्राइटेरियाज को हमें सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद हमें कंट्री का या स्टेट का डेवलपमेंट कंपेयर करना है। जैसे अगर आप देख सकते हो तो पंजाब और हरियाणा एंड केरला के केस में हम लोगों ने इनकम के साथ हेल्थ और एजुकेशन का मेजर भी लिया था। करेक्ट, हेल्थ और एजुकेशन का क्राइटेरिया भी लिया था एंड उसके बाद हमने कंपैरिजन किया। सो इन द सिमिलर मैनर इवन जब हम वर्ल्ड को कंपेयर करते हैं, जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पर हम इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन इन दोनों को भी कंसिडर करते हैं एंड जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on their education levels of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at the certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2016. So यहाँ क्या बोला हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो UNDP पब्लिश करता है उस रिपोर्ट में जो भी डेटा रहता है वो किस किस बेसिस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, दैट इज इनकम ऑफ द पीपल। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ कंट्रीज़ का डेटा दिया है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ का। अगर आप देखोगे कंट्री सेक्शन में तो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश ये कंट्रीज़ गिवन है। पर कैपिटा इनकम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने देखा कि इनकम, हेल्थ और एजुकेशन ये तीन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। इनकम श्रीलंका की कितनी है? पर कैपिटा इनकम $10,789,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 75 ईयर्स। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर का पॉइंट पढ़ेंगे। ये तीनों के मीनिंग्स आपको दिए हैं। पहला HDI, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमें बताता है कि हमारी कंट्री कौन से पोजीशन पर स्टैंड करती है। पर कैपिटा इनकम तो आप पढ़ ही चुके हो, एवरेज इनकम ऑफ द पीपल। फिर तीसरा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट एज द नेम सजेस्टेड एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या दिया हुआ है हमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। ये क्या बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमें? कि एक पर्सन सपोज किसी भी कंट्री में बॉर्न हुआ है तो वो ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा। जिन कंट्रीज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ईयर्स ज़्यादा होते हैं। जिन कंट्रीज़ में हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम होता है। इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सिर्फ 32 ईयर्स था। कितना? सिर्फ 32। अब इंक्रीज़ होकर कितना हो गया है? 68.3 ईयर्स। ये शो करता है कि हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई है। बट हम पहले कंपैरिजन करते हैं। श्रीलंका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 75 ईयर्स। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 10.9 ईयर्स। रैंक कितना है? 73rd रैंक। हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया पर कैपिटा इनकम 5663, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 ईयर्स, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग दैट इज एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.3 ईयर्स। और हमारा रैंक कितना आता है? 188 कंट्रीज़ में हम 131 रैंक पर हैं। ये शो करता है कि हमारी कंट्री अभी कितनी पीछे है। अब देख सकते हो श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है, बट उसका रैंकिंग एंड हमारे रैंकिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 131 नंबर पर हम आते हैं इन 188 कंट्रीज़। दिस शोज़ कि हमारी कंट्री में अभी हमें बहुत डेवलपमेंट करना है, अभी तक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like us has a low rank in the world? Table 1.6 shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better in the life expectancy. Many improvements have been suggested in calculating the HDI, and many new components have been added to the Human Development Report, but by prefixing humans to development, it has made it very clear that what is important is in the development is what is happening to the citizens of the country. It is people, their health, their well-being that matters the most. क्या बताया यहाँ पे हमें? that हमने वो टेबल देखा। श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग कंट्री है और इतना छोटा कंट्री है, इवन उसके बाद भी श्रीलंका इंडिया से कितना आगे है इन एवरी टर्म्स, इन इनकम टर्म्स, हेल्थ टर्म्स, एजुकेशन, सब टर्म्स में बहुत आगे है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होने के बाद भी हमारी कंट्री रैंकिंग में कितनी पीछे आती है। वी आर ऑन 131 नंबर 188 कंट्रीज़ में से, हमसे बेटर 130 कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को डेवलप करनी है। नेक्स्टली हमें क्या बताया हुआ है कि दो हम डेवलपमेंट में कितनी भी चीज़ें ऐड करें, बट एट दी एंड क्या चीज़ हमें समझनी है कि डेवलपमेंट में जब भी हम कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? हम लोगों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। गेटिंग मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? दैट पीपल शुड डेवलप, गेटिंग देयर हेल्थ शुड इम्प्रूव, देयर वेलबींग शुड इम्प्रूव। अगर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है तो ही हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी
वो सब किसको सराउंड करती है? सिटीजन्स को, है ना। हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये सब किसको सराउंड करती है? सिटीजन को। तो डेवलपमेंट में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? पीपल आर इम्पॉर्टेंट। गेटिंग? लोगों का डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? अभी हमने हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के बारे में देखा. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डेवलपमेंट के लिए देखनी है, दैट इज़ द रिसोर्स. ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी देखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. नाउ वी विल सी दैट कि क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है. ओके, let's start it. Suppose for the present that a particular country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists has been warning that the present type and the levels of the development are not sustainable. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट सपोज अगर एक कंट्री डेवलप हो जाती है तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन होगा हमारा? दैट उस कंट्री का डेवलपमेंट और इंक्रीज हो, या चलो ठीक है इंक्रीज नहीं हो तो एटलीस्ट जितना है उतना मेंटेन रहे. अब जितना है उतना मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा. लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? दैट जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज डेवलप हो रही है उनका डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है. सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर में वैसा नहीं रहेगा, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है. यहाँ पर हम दो ऐसे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. पहला एग्जाम्पल हमें दिया है अबाउट द ग्राउंड वाटर. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one-third of the country is overusing their groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if present way of using the resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agricultural prosperous regions of Punjab and western Uttar Pradesh, hard rock plateau area of central and south India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहला तो वाटर. अगर आप देखोगे न्यूज़ वगैरह में तो वी हैव हर्ड मेनी टाइम्स के बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पर लोगों को एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ रही है. दैट इज़ उनके पास पीने के पानी भी प्रॉपर नहीं प्रेजेंट है. गेटिंग? उनके पास ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है. उनको किलोमीटर्स चलकर जाना पड़ता है टू गेट द ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, ये अभी की सिचुएशन है. ये कुछ गिने चुने जगहों पर ऐसा हो रहा है. लेकिन जिस पैटर्न से हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, जिस पैटर्न से मतलब अभी फ़िलहाल जो वे में हम वाटर यूज़ कर रहे हैं हम ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं. ओवर यूटिलाइज़ करने का मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उससे ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं. गेटिंग? इसका मतलब क्या है कि हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं. अगर ये वेस्टेज कंटिन्यू रहा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में 60% ऑफ द कंट्री इनको वाटर शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ेगी. जो अभी कुछ लिमिटेड लोग कर रहे हैं, जो कुछ लिमिटेड एरियाज़ में अभी वाटर शॉर्टेजेस है, 60% ऑफ द कंट्री में ये वाटर शॉर्टेजेस हमको फेस करने पड़ेंगे अगर अभी हमने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया तो. इट इज़ इवन नोटिस दैट कि जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ है वहाँ पर वाटर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि हमने देखो HYV सीड्स के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. रिमेंबर, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. तो उसमें हमने देखा था कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को ग्रो होने के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए होता है. नाउ ये सब रीजंस की वजह से वाटर ओवर यूटिलाइज हो रहा है. मॉडर्न
इक्विपमेंट्स आ गए हैं, उनकी वजह से भी वाटर ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है. देन उसके बाद एग्रीकल्चर में भी वाटर यूटिलाइज हो रहा है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है तो उसके लिए भी वाटर यूटिलाइज हो रहा है. तो जिस पैटर्न में हम अभी वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, मे बी कुछ ईयर्स के बाद हमें भी एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ सकती है. सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, यू हैव टू आंसर देम. पहला क्या है, ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ क्यों हो रहा है, और क्या हम ग्राउंड वाटर को बिना ओवर यूज़ किए डेवलपमेंट कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. This resource are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even this resource may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing the resource. क्या बताया है कि ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. वी नो कि एवरी ईयर बारिश आती है एंड ड्यू टू दैट ग्राउंड वाटर रिन्यू हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है. लेकिन अगर रिप्लेनिश कम हो रहा है और हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो इसके वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे जाता जाएगा एंड आफ्टर फ्यू इयर्स हमको वाटर शॉर्टेजेस फेस करने पड़ेंगे. ये हमने एक रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ा. अब हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो किसके बारे में है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में. अगर हम वाटर के बारे में देखते हैं तो अभी भी हमारे पास टाइम है. अगर हम अभी से भी वाटर को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ग्राउंड वाटर लेवल फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ रिन्यूएबल. एवरी ईयर बारिश होती है, एवरी ईयर पानी आ जाता है. बट हम क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है. तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जितना रिप्लेनिश हो रहा है उतना ही यूज़ करना चाहिए या फिर उससे कम यूज़ करना चाहिए ताकि हम वाटर फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर पाए. सेकेंड आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़. वी हैव टू फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी वी हैड फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी replenished. We do discover new resources that we did not know earlier. New source in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो जल्दी रिस्टोर नहीं होते. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर. मतलब इन शॉर्ट रिप्लेनिश होने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. एक बार आपने यूज़ किया तो वो फिर से नहीं आएगा. तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है. लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या दिया है. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑयल रिजर्व्स के बारे में दिया है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में. यहाँ पे हमें डेटा भी दिया हुआ है कि जिस स्पीड से हम अभी क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं आने वाले कितने ईयर्स में रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा. सो मिडल ईस्ट हमें पता है कि वहाँ पे क्रूड ऑयल रिजर्व ज़्यादा है, तो वहाँ का क्रूड ऑयल कितने ईयर्स तक चल सकता है, 69.9, दैट इज़ अराउंड 70 ईयर्स. अमेरिका 10.6 ईयर्स एंड वर्ल्ड का अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो 50.6 ईयर्स. मतलब 50 साल के बाद हमारे पास क्रूड ऑयल रिजर्व्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे. The tables gives an estimate of the reserves of crude oil. More important is that it also tells us how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. The reserve would last only 50 years more. This is for the world as a whole. However, different countries face different situations. Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stocks of their own. If price of the oil increases, this becomes a burden for everyone. There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military or economic power. क्या बताया हुआ है यहाँ पे इन द गिवन टेबल हमें बताया है कि जिस रेट से अभी हम लोग क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं,
आने वाले 50 ईयर्स में क्रूड ऑयल का स्टॉक जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। गेटिंग? अब यहाँ पे क्या दिया है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास क्रूड ऑयल का रिजर्व्स है भी नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। अगर क्रूड ऑयल रिजर्व्स कम होते जाते हैं तो क्या होगा? इंडिया वी ऑल नो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल के रिजर्व्स कम होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर प्राइस बढ़ा तो वो क्या होगा? हमारा आधे से ज़्यादा मनी कहाँ चला जाएगा? जस्ट टू इम्पोर्ट द ऑयल, एंड फिर बाकी के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो एग्जॉस्ट तो 50 साल बाद होगा, लेकिन उसके पहले ही जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ है उनको हाई प्राइजेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हिटिंग? क्योंकि क्रूड ऑयल के बिना ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बिना इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी। सो कंट्री के अंदर अगर हमको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो इन सब के लिए क्रूड ऑयल इम्पॉर्टेंट है। और अगर क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज कम हुए तो प्राइजेस बढ़ेगा, एंड प्राइजेस बढ़ेगा तो इसको किसको सफ़र करना पड़ेगा? हमारी कंट्री को सफ़र करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्या दिया है हमें? इज़ क्रूड ऑयल असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री? तो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्रूड ऑयल के बिना ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है, एंड विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बहुत सारी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हम कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। सेकेंड क्या दिया हुआ है? इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, what problem do you anticipate for the country looking at the above situation? क्या है क्वेश्चन हमारा? दैट इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऊपर जो केस स्टडी दी है, आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? सो वेरी फर्स्ट थिंग कि 50 ईयर्स के बाद क्रूड ऑयल एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक तो वो प्रॉब्लम आएगी कि क्रूड ऑयल ही ख़त्म हो गया। दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या आएगी? दैट जैसे जैसे क्रूड ऑयल का रिजर्व कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो इंडिया जैसी कंट्री को ज़्यादा प्राइजेस पे करने पड़ेंगे फॉर इम्पोर्टिंग द क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर हमने हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में देखा। Consequences of the environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of development or program is perennial. At all time, as a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what are our goals. What our goals are. So the debate on development continues. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? हमने क्रूड ऑयल के बारे में देखा, हमने वाटर के बारे में देखा, हम और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये सब प्रॉब्लम्स है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ एक रीजन, एक स्टेट या एक कंट्री तक लिमिट नहीं हो रहे। अब ये प्रॉब्लम्स जो है वो पूरे वर्ल्ड को फेस करने पड़ रहे हैं। गेटिंग? अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है तो एक कंट्री को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ते हैं या क्रूड ऑयल एग्जॉस्ट होता है, ख़त्म होता है, तो उसका इफ़ेक्ट भी पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। तो राइट नाउ इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम कलेक्टिवली आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो भी रिसोर्सेज को लेकर प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट करें। लास्टली हमें क्या दिया हुआ है कि डेवलपमेंट या ग्रोथ ये हमेशा चलने वाला टॉपिक है, एंड जब तक ये टॉपिक चलता रहेगा लोगों के नीड्स, गोल्स ये सब कंटिन्यू अलग अलग होते रहेंगे। एंड बाय दिस वी कैन से कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये टॉपिक हमेशा कंटिन्यू रहेगा। मतलब जब तक वर्ल्ड है तब तक डेवलपमेंट है, जब तक डेवलपमेंट है तब तक उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशंस कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।